समय के खोए हुए निशानों के परे एक राज्य था, सोनारगढ़। बिल्कुल अपने नाम को साकार करता हुआ, मानो जैसे सोने का बना शहर हो। सोनारगढ़ में गूंजता था नृत्य, संगीत और कला। सबके दिल में थी खुशी। सोनारगढ़ की खुशहाली को बनाए रखने का श्रेय जाता था सोनारगढ़ नरेश महाराज रतन सिंह को। लेकिन हर रोशन पहलू का एक दूसरा रुख होता है, जहां होता है अंधकार। इस रोशन कहानी का भी एक ऐसा ही रुख है, सोनारगढ़ का सेनापति भुजंग। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी अच्छाई का सामना है बुराई से। बुराई को अपने में समेटे हुए भुजंग और अच्छाई की रोशनी से रोशन महाराज रतन सिंह और सोनारगढ़ की आशा, उनका एकमात्र सुपुत्र राजकुमार आर्यन। महाराज रतन सिंह चाहते थे कि आर्यन एक योग्य राजा बने और उसका विवाह भैरवी से हो, जो उनके मित्र प्रतापगढ़ नरेश की सुपुत्री थी। दोस्त, क्यों न हम अपनी इस मित्रता को संबंध में बदल दें। कई वर्षों बाद जब ये बच्चे बड़े हों तो हम मित्र की जगह संबंधी हों। लेकिन भुजंग के इरादे कुछ और थे। वो इस रूप कहानी का अंत चाहता था। कहते हैं, जब मंसूबा जिंदगी से ज्यादा अहम हो तो मौत का खौफ नहीं के बराबर रह जाता है। खौफनाक मौत की ये चढ़ाई भुजंग को उसकी कामयाबी के द्वार की ओर लिए जा रही थी। समय आ गया है भुजंग, वार करो। और इस बार वार खाली न जाए। होली अपना खेल खेलने जा रही थी, क्योंकि भुजंग को चाहिए था सोनारगढ़ और प्रतापगढ़ का राजमुकुट। भुजंग के साथ थी शैतानी शक्तियां। शैतानी शक्तियों को चाहिए था इस कहानी का सबसे अहम पहलू, वो तिलिस्मी किताब, जिसमें छुपा था उस जादुई तिलिस्म में दाखिल होने का वो राज। इन शैतानी शक्तियों के मिलने के बाद भुजंग एक नया षड्यंत्र रचता है। आने वाले 8 वर्ष राजकुमार आर्यन के लिए जानलेवा है। राजकुमार के प्राणों से संकट टालने के लिए महाराज, उन्हें 8 वर्ष के लिए काशी भेजना। और याद रखिए महाराज, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। भुजंग चालाकी से आर्यन को 8 साल के लिए काशी भेज देता है।
तिलिस्म के अंदर था कुबेर का अपार धन और वो 7वीं आंख जो किसी को भी सर्वशक्तिमान बना सकती थी। उस राज को हासिल करने के लिए भुजंग भूतनाथ के वेश में प्रतापगढ़ को तबाह कर देता है। खोलो भुजंग, इस तिलिस्मी किताब के बक्से को खोलो। खोलो। इतना आसान नहीं है भुजंग। ये पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली कोई मामूली किताब नहीं है। ये तिलिस्मी किताब है। इसे खोलने के लिए तुम्हें शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और वो शक्ति तुम्हें कठोर साधना करके ही प्राप्त होगी। 8 साल की कठोर साधना। तुमने अपनी आंखों से भूतनाथ को तुम्हारे बाप के सीने पर वार करते देखा है। उसी तलवार से उसने तुम्हारी मां का सर धड़ से अलग कर दिया, और अब उसी तलवार से तुम्हें अपने मां बाप की दर्दनाक मौत का बदला लेना है। भैरवी, मैं हुसैन अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बनाऊंगा तुझे इंतकाम की एक धधकती आग। मैं बनाऊंगा। बेटी, पूरे 8 साल का वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि 8 साल के बाद आर्यन लौटेगा काशी से। और सबको इंतजार है राजकुमार आर्यन के आने का। आठ साल के लंबे इंतजार की आज उस आखिरी रात का आखिरी पहर है। ये रात इंतजार की नहीं, फैसलों की रात है। जिंदगी और मौत के इंतजार में एक तरफ भुजंग है और दूसरी तरफ भैरवी और हुसैन बाबा। आर्यन, आज तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा का आखिरी दिन है। कहावत है कि 100 दिन शिष्य के और 1 दिन गुरु का।
आज तुम्हारे आचार्य का दिन है। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में तुमने मुझसे क्या सीखा, कितना सीखा और कितनी कुशलता से सीखा। आर्यन, ये तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है, और तुम्हारे साथ साथ ये मेरी भी परीक्षा है, क्योंकि यदि तुम जीते तो मैं जीता, और यदि तुम हारे तो मैं हारा। आर्यन, आज तुम्हारी योग शक्ति की भी परीक्षा है। तुम्हें अपने शरीर को भारहीन बनाना है। तुम्हारा शरीर उस कमजोर बांस से भी हल्का होना चाहिए, ताकि तुम उस बांस के सहारे से आग के दरिया को पार कर सको। आर्यन, ध्यान, प्राणायाम और लक्ष्य, इन तीनों का संतुलन बनाए रखना। प्रारंभ करो आर्यन, और दिखा दो कि इन 8 वर्षों में तुमने कितनी सिद्धि प्राप्त की है। शिष्य की ऐसी सफलता पर गुरु को अभिमान होता है, परंतु तुम अभिमान को अपने आप से सदा दूर रखना, क्योंकि अभिमान प्रगति के द्वार बंद कर देता है। इस नकाब को हमेशा अपने साथ रखना। कल जब तुम इस गुरुकुल से बाहर जाओगे तो इस नकाब को पहन कर जाना। कल सूरज के 1 पहर के अंत तक राहु काल है। कल ग्रहण के पश्चात जब सूरज निकलेगा तब तुम इसे निकाल सकते हो। आर्यन, तुम इस गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ छात्र हो। अपने गुरु के ये अंतिम शब्द याद रखना, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। 7 पर्दों में छिपे हुए सत्य को जानना चाहते हो तो अपनी ज्ञान इंद्रियों पर भरोसा रखना, वो तुम्हें कभी सत्य से भटकने नहीं देंगी। याद रखना आर्यन, जो प्रकाश में नहीं है वो सत्य नहीं है। तो इंतजार खत्म। आर्यन अब युद्ध क्षेत्र में आ रहा है। अब चक्रव्यूह की रचना करेंगे हम और उसे घेर के लाओगे तुम। 8 साल बाद घर लौटने की खुशी में उस पर छाया होगा हल्का गुलाबी नशा। बचपन को छोड़कर जवानी को भुलाने का नशा।
दोस्त, क्यों ना हम अपनी इस मित्रता को संबंध में बदल दें। कई वर्षों बाद जब ये बच्चे बड़े हों तो हम मित्र की जगह संबंधी हों। 8 वर्ष का समय बहुत लंबा नहीं होता। अब हम 8 वर्ष बाद मिलेंगे। मैंने राजकुमार आर्यन के स्वागत की तैयारी कुछ इस तरह से कर रखी है, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया है। तुमने राजकुमार आर्यन के स्वागत की तैयारी रियासत के सरहद पार की है ना? जयकार। राजकुमार आर्यन हमारा स्वागत सरहद पर स्वीकार करेंगे और सरहद पार राजकुमार आर्यन की आरती होगी और उनकी आरती उतारेंगे प्रतापगढ़ के ही कुछ लोग। और उन्हें मौत की नींद सुलाएंगे ये सैनिक। वहां सोनारगढ़ की प्रजा भी होगी। सोनारगढ़ की प्रजा प्रतापगढ़ हत्याकांड अभी तक भूली नहीं है। राजकुमार आर्यन को उनकी प्रजा के सामने ही मारना है। आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, आर्यन की मौत। क्या ये खिलौने? सुना है कि आर्यन 8 वर्षों में बहुत बड़ी शक्ति का मालिक बन गया है। आर्यन क्या है? ये पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ वही मार सकता है जो तिलस्म को तोड़ेगा। हमारी शक्तियों का अंश है इनमें, और हमारी शक्तियों पर संदेह करने की मूर्खता मत करो भुजंग। तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हें कहा गया है। युवराज की जय हो।
सिर्फ वार करना ही नहीं, वार को रोकना भी सीखो। क्योंकि कभी कभी तलवार के नीचे ऐसी गर्दन भी आ जाती है जिसे काटने से ज्यादा उसे बचाना जरूरी होता है। आर्यन क्या ये पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ वही मार सकता है जो तिलस्म को तोड़ेगा। युवराज, आप ठीक तो है ना? कौन थे ये सिपाही? ये प्रतापगढ़ के लोग थे युवराज। प्रतापगढ़ के लोग? सेनापति भुजंग, प्रतापगढ़ के साथ तो सोनारगढ़ की मित्रता के संबंध है, फिर ये लोग मुझ पर वार क्यों करेंगे? युवराज, जब आप काशी गए थे तो अपने साथ स्वार्थ, विश्वासघात और रक्त के प्यासे एक प्रेत को ले गए थे। इतिहास ने इतना भीषण नरसंहार कभी नहीं देखा होगा जो प्रतापगढ़ में हुआ। और ये सब सोनारगढ़ के उस भेड़िए ने किया जो हिरण के खाल में रहता था। प्रतापगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोग मेरे रक्त के प्यासे हैं? वहां क्या हुआ होगा ये मत पूछिए। जब आप प्रतापगढ़ जाएंगे तो आपकी छाती फट जाएगी। अब तक महाराज और महारानी को आप पर हमले की खबर मिल चुकी होगी। बहुत परेशान होंगे वो लोग। वैसे भी दोनों बहुत बीमार हैं। चलिए आप। कहो, स्वागत कैसा लगा? पिता महाराज, सीमा पर पैर रखते ही मुझ पर हमला हुआ। महाराज, मुझे लगता है कि हमारे किसी शत्रु के कान यहाँ दीवार पे लगे हैं, जिन्हें राजकुमार के यहाँ आने की खबर लग चुकी है। महाराज, आप फिक्र ना करें, मेरे इन हाथों को दुश्मन की गर्दन तक पहुंचने का अभ्यास हो गया है। आज तो राजकुमार की वीरता देखकर मुझे सूर्यवंश के पूर्वजों की याद आ गई, जिन्होंने अपनी वीरता से अपने आप को अमर बना दिया, इतिहास में नाम लिख दिया। महाराज, राजकुमार ने तो आज शत्रु को मार ही डाला। पिता महाराज, पर प्रतापगढ़ वाले मुझ पर वार क्यों करेंगे? चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूं। पुत्र आर्यन, तुम्हारे गुरुकुल में जाने के बाद ही वो कोलाहल की रात आई। किसे पता था उस रात की चंद्रमा के उदय के साथ शुरू होगा एक नरसंहार। वो एक भयानक अंधेरी रात थी। उस रात जब मैं अपने महल में चैन की नींद सो रहा था, तब मेरे ही एक विश्वास पात्र सेवक ने मेरे प्रिय मित्र को मार डाला। भूतनाथ और उसके हत्यारों ने प्रतापगढ़ में किसी को जीवित नहीं छोड़ा। मेरे ही दिए हुए रक्षा कवच से उसने प्रतापगढ़ और सुनारगढ़ पर राज किया था।
राजकुमारी भैरवी? जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि उस रात हुसैन बाबा और राजकुमारी भैरवी आग में जलकर खाक हो गए। और जरूर मिलेगी। सोनारगढ़ का युवराज ये शपथ लेता हूं, फिर उसके माता पिता और प्रतापगढ़ की नरसंहार में मारे गए लोगों की हर एक की आत्मा को शांति मिलेगी। ठहर जाओ भैरवी। हुसैन बाबा, आप? तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे हौसले को आजमा रहा था। जीती रहो बेटी, उठो। बेटी, अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है। तकलीफ देता है तो उसे सहन करने की तौफीक भी देता है। कौन कहेगा कि प्रतापगढ़ के तख्त की वारिस एक राजकुमारी इस तरह अस्तबल में रहती है। आप ही तो कहते हैं बाबा, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। बाबा, हमारे अस्तबल हमारे वचन, हमारे प्रतिज्ञा का मंदिर है, जहां हम अपने माता पिता के कातिल को लाकर मारेंगे। और उस दिन हमारे माता पिता की भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा, इस महल के अंदर आने के लिए तो आपने अस्तबल के साइज की नौकरी की थी। हाँ बेटी, हमें पता चला कि सिपा सालार भुजंग की बेटी को हथियारों की तालीम के लिए एक लड़की की जरूरत है, तो वो नौकरी हमने तुम्हारे लिए हासिल कर ली, और तुम्हारी वजह से ये साइज की नौकरी हमें मिल गई। सब अल्लाह का शुक्र है भैरवी। भैरवी नहीं बाबा, शिवाली। हम यहाँ शिवाली हैं। ओहो हाँ, शिवाली शिवाली। बूढ़ा हो चला हूं ना बेटी, भूल जाता हूं। खैर, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। आर्यन आ रहा है, वो मुझे तो पहचान जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पहचानेगा। हाँ बाबा, आर्यन के लिए हम मर चुके हैं। बाबा, हमें उस पल का इंतजार है जब हमारी ये तलवार आर्यन के गर्दन पर होगी और वो हमें हैरानी से देखेगा। तब हम उसे बताएंगे कि हम कौन हैं। नूरे चश्म, अपने बाबा के सर पे हाथ रख के ये बता कि तेरे दिल के किसी कोने में, वक्त की चिंगारी के ढेर में आर्यन के लिए कहीं कोई हमदर्दी का शोला तो नहीं रह गया? नहीं बाबा, विश्वास कीजिए, आर्यन की यादों को हमने उसी दिन चिता की अग्नि में छोंक दिया था, जिस दिन हमने अपने माता पिता को प्रतापगढ़ के महल में जलकर राख होते हुए देखा।
हम अपने अतीत का सब कुछ भुला चुके हैं बाबा। हमें याद है तो सिर्फ इतना कि सुनारगढ़ वालों ने धोखे से हमसे सब कुछ छीन लिया जिस पर हमारा अधिकार था। वो सारे खुशबू के फूल जिनकी हम माला पिरोए करते थे, जिसकी खुशबू से दिन रात हमारा बचपन महकता था। और अब देखिए बाबा, कैसे रतन सिंह का ऐशो आराम, उसकी रातों की नींद, उसके दिन का चैन, और कैसे हम उसकी सबसे प्यारी चीज आर्यन उसे छीन लेंगे। हमें अब हमारी मंजिल को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें उस पल का इंतजार है बाबा जब हमारी ये तलवार की नोक आर्यन के गर्दन पर होगी, और फिर हम उससे पूछेंगे क्यों, और फिर हम उसे मार डालेंगे। साथियों, हम सबको पूरे प्रतापगढ़ के वंश को खत्म करना है। देखना कोई जिंदा बचने ना पाए। कोई सवाल? हमला!
कौन हो तुम? क्या चाहिए? मौत। ये सबका भविष्य है, परिचय नहीं। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करता हूँ। मैं प्रतापगढ़ की माटी की संतान। क्या चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे रक्त से नहलाने आया हूँ। मेरा कसूर? अपनी सीमा के विस्तार के लालच में अपने घर की रोशनी को बढ़ाने के लिए तुम दूसरों के घर जलाते हो। तुम्हारे आदमियों ने प्रतापगढ़ पर सुनारगढ़ का झंडा फहराने के लिए न जाने मेरे जैसे कितने परिवारों का बेरहमी से कत्ल किया। मैं उन सब निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने आया हूँ। तो सोच क्या रहे हो? बदला लो। मैं प्रतापगढ़ की संतान हूँ। निहत्तों पर वार नहीं करते हम। तुम्हें मुकाबले का पूरा अवसर दूंगा। अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। क्या हुआ भैरवी? तुम्हारी तलवार क्यों रुक गई? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है भैरवी, मारो उसे। मारो भैरवी, आर्यन तुम्हारे सामने खड़ा है, मारो भैरवी, मारो। चलो भैरवी, जल्दी चलो। रुक जाओ भैरवी! भैरवी कहाँ? रुक जाओ भैरवी! भैरवी, हम कहते हैं रुक जाओ! भैरवी! भैरवी, रुक जाओ! भैरवी, भैरवी क्या कर रही हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटा? क्या हुआ था? हमें उतनी घृणा कभी आर्यन से नहीं हुई जितनी अपने आप से हो रही है। 8 साल की दहकती आग ने आर्यन को एक आंच तक नहीं आने दी। हमें हार में डूबी हुई आंखें आपसे कैसे मिलाएंगे बाबा? भैरवी, छोड़ो। छोड़िए बाबा। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़िए बाबा, छोड़िए। छोड़ो ये। नहीं, छोड़िए बाबा। छोड़ो। ये क्या हिमाकत है भैरवी? है? क्या हिमाकत है ये? अरे तुमने सिर्फ एक मौका खोया है, जिंदगी नहीं। हमारा दुश्मन बच गया है लेकिन वो जिंदा है। और ये हादसा तो आग में घी का काम करेगा। हमें बेहद अफसोस है भैरवी। अफसोस है कि तुमने एक मुहिम खोई है, लेकिन तुम अपना हौसला खोती जा रही हो। बखुदा भैरवी, आइंदा कभी ऐसा हुआ तो ये हुसैन अपनी जान दे देगा। सुना तुमने? क्योंकि मैं एक हारे हुए शागिर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक बुज़दिल को नहीं। हम बुज़दिल नहीं है बाबा, हम बुज़दिल नहीं है। लेकिन हमने हार का मुंह पहली बार देखा है, इसलिए बाबा हवा का रुख भी हमारे खिलाफ था। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगली बार अगर ये हमारे इरादे के बीच बाधा बनी तो हम हवा का रुख भी बदल देंगे। आमीन।
लेकिन शायद इस हवा के रुख की वजह से ही वो तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाया, है ना? शायद हाँ, शायद नहीं। भैरवी, अब हम दोनों को उसी महल में रहना है और तुम्हें शिवाली बनकर आर्यन के सामने जाना पड़ेगा। हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ। हमारा दुश्मन हमारे सामने है भैरवी, लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं है। पर तू सब्र मत खोना बेटा, सब्र मत खोना तू। एक बार और सही।